बताते चले, अब से थोड़ी देर बाद नैनी जेल से अतीक को ले जाया जाएगा कोर्ट। नैनी जेल के बाहर भारी पुलिस फोर्स तैनात है, डिप्लॉय है। थोड़ी ही देर में नैनी जेल से अतीक को लेकर के जाया जाएगा। जज डॉक्टर दिनेश चंद्र शुक्ल फैसला सुनाएंगे। वो अपने चैंबर में बैठ चुके हैं और इसी बीच आपको यह भी बताते चले कि छावनी में तब्दील हो चुका है एमपी एमएलए कोर्ट। उस रूट पर जो नैनी सेंट्रल जेल से एमपी एमएलए कोर्ट तक जाती है, उस रूट पर भी पूरी नजर है। सुरक्षा के मद्देनजर सारी व्यवस्थाओं को, ट्रैफिक को एकदम सेट कर लिया गया है। और ऐसे में जैसे ही हलचल बढ़ेगी, एबीपी गंगा के कैमरे पर आप देखेंगे नैनी सेंट्रल जेल के बाहर इस वक्त कड़ी सुरक्षा है, तैयारी बड़ी जोरों पर है। 12:30 बजे का वक्त फैसला सुनाया जाना है। उससे पहले नैनी सेंट्रल जेल से अतीक को लेकर के एमपी एमएलए कोर्ट तक आना है। ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक करते हैं हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा का और उनसे जानकारी लेते हैं कि इस वक्त इस रूट को लेकर के, इस पूरे मामले को लेकर के ताजा अपडेट क्या है। शैलेश, बड़ी खबर यही कि थोड़ी देर में नैनी जेल से अतीक को बाहर ले जाया जाएगा कोर्ट की ओर। नैनी जेल के बाहर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। थोड़ी देर में नैनी जेल से अतीक को कोर्ट की ओर ले जाने की प्रक्रिया शुरू होगी। जज डॉक्टर दिनेश चंद्र शुक्ला ये फैसला सुनाने वाले हैं। इससे पहले प्रयागराज में नैनी जेल से लगाए एमपी एमएलए कोर्ट तक वो पूरा रूट इस वक्त सुरक्षा के घेरे में है। पूरे कोर्ट में कोई और सुनवाई नहीं होनी है। कोर्ट में आज का दिन बेहद अहम है एमपी एमएलए, जहां पर सिर्फ फोकस में एक ही फैसला सुनाने की प्रक्रिया होगी, क्योंकि हाई सिक्योरिटी के साथ ये फैसला सुनाया जाएगा। कोर्ट परिसर को भी सुरक्षा घेरे के साथ मुस्तैद किया गया है, तमाम फोर्सेस को। इसके अलावा उस रूट को तैयार करके वहां पर पैनी नजर रखी गई है। और सबसे बड़ी चुनौती कि 3 बड़े आरोपियों को लेके जाया जाएगा नैनी से एमपी एमएलए कोर्ट तक। तो उस पूरे रूट पर सुरक्षा पे पैनी नजर बनी हुई है। हमारे सहयोगी भी बने हुए हैं। मोहम्मद मोइन हमारे सहयोगी इस वक्त कोर्ट की अपडेट के साथ है। नैनी सेंट्रल जेल के बाहर हमारे सहयोगी विवेक मौजूद हैं और मोइन का रुख करते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। क्योंकि मोइन, जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, जब हमने शुरुआत किया था, शुरू किया था, वहां से अब तक सिक्योरिटी में चेंजेस आपने नोटिस किए होंगे। दोपहर 12:30 बजे फैसला सुनाया जाना है और जैसे जैसे वक्त नज़दीक आता जा रहा है, वैसे वैसे जो कोर्ट कैंपस है वो छावनी में तब्दील होता चला जा रहा है। हम इस वक्त कोर्ट कैंपस के बाहर मौजूद हैं। यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाना चाहते हैं कि पुलिस के साथ साथ पीएससी को लगाया गया है, इसके साथ साथ रैपिड एक्शन फोर्स को लगाया गया है। इस बीच आपको एक अहम जानकारी दे दें, एक बड़ा अपडेट दे दें कि जो फैसला सुनाने वाले जज हैं, स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट के जज डॉक्टर दिनेश चंद्र शुक्ल अपने कोर्ट रूम में पहुंच गए हैं। अपने कोर्ट रूम में वो बैठ गए हैं। तमाम दूसरे जो मुकदमे हैं, उन मुकदमों में आज तारीख दी जाएगी। तो वो कोर्ट रूम में बैठ गए हैं और 9:52 पर वो कोर्ट कैंपस पहुंच गए थे और इस वक्त अपने कोर्ट रूम में बैठ गए हैं। लेकिन जो इस मुकदमे का फैसला है, उमेश पाल अपहरण कांड का जो फैसला है, वो फैसला दोपहर 12:30 बजे आएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस और पीएससी के साथ साथ जो रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं, वो आपको लगातार इसी तरह से मुस्तैदी के साथ दौड़ते भागते हुए, लगातार अपनी ड्यूटी देते हुए वो नजर आएंगे। और एक बार कोर्ट परिसर के बाहर जो है वो थोड़ा सा हलचल बढ़ी हुई है, तो जिधर भी निगाहें जाएंगी आपको चारों तरफ सुरक्षा के लोग नजर आएंगे। और आपको बता दें कि उमेश पाल का जो अपहरण हुआ था साल 2006 में हुआ था। 17 साल के बाद इस मामले में फैसला आना है और अतीक अहमद और अशरफ समेत जो तमाम आरोपी हैं, उन पर आईपीसी की धारा 364A के तहत भी चार्ज फ्रेम किया गया था। और इस धारा की अगर हम बात करें तो इसमें जो आरोपी होते हैं, अगर वो दोषी करार दिए जाते हैं तो उन्हें फांसी तक की सजा दिए जाने का प्रावधान है। उसमें देखा यह जाता है कि जो संबंधित आरोपी है, जो व्यक्ति दोषी ठहराया गया है, उसका रोल कितना है। तो अगर इस पूरे पर्टिकुलर केस की हम बात करें तो यहाँ पर बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं कि वकीलों का जमावड़ा है, जो कानून के जानकार हैं उनका जमावड़ा है। और उनका यह कहना है कि जिस तरीके से इस पूरे मुकदमे की सुनवाई हुई थी, उस पूरे जो निष्कर्ष निकला है उसके आधार पर अनुमान ये लगाया जा रहा है कि अतीक अहमद और अशरफ दोनों को दोषी करार दिया जाएगा। इस तरीके की संभावना जताई जा रही है जिस तरह से मुकदमे की सुनवाई हुई थी। अब उसके बाद एक बड़ा सवाल यह है कि अगर अतीक अहमद और अशरफ दोनों दोषी करार दिए जाते हैं तो उन्हें सजा कितनी दी जाएगी। उन्हें 10 साल की सजा दी जाएगी, उम्र कैद की सजा दी जाएगी, या फिर सजाए मौत सुनाई जाएगी, यानी फांसी की सजा दी जाएगी।
इन सारी तरह की जो सजाएं हैं उसका प्रावधान यहाँ पर है, आईपीसी में दिया गया है। और किसी भी तरह की सजा जो है इन सारे लोग अगर दोषी करार दिए जाते हैं तो उन्हें हो सकता है। तो दोपहर 12:30 बजे तक का इंतजार करना होगा। 12:30 बजे फैसला आएगा। फैसला 2 पार्ट में आ सकता है। पहला पार्ट ये होगा कि क्या जो आरोपी हैं उनमें से कितने लोग ऐसे हैं कि वो दोषी करार दिए गए हैं, और जो लोग दोषी करार दिए गए हैं उनको आईपीसी की किन किन धाराओं में दोषी करार दिया गया है। और अगर वो जो कुछ लोग दोषी करार दिए जाते हैं तो फिर सजा पर बहस होगी। सजा पर अभियोजन पक्ष अपनी तरफ से बहस करेगा। उसके बाद जो आरोपी हैं आरोपियों की तरफ से दलीलें पेश की जाएंगी, और आरोपियों की तरफ से हमेशा यही दलील दी जाती है कि जो मिनिमम सजा हो वो मिनिमम सजा दिया जाए, मिनिमम पनिशमेंट किया जाए। और उसके बाद फिर जो कोर्ट है वो अपना फैसला सुनाती है सजा के लेवल पर। तो पहले दोषी हैं या दोष मुक्त किए जा रहे हैं, इस लेवल पर फैसला होगा। और अगर कोई भी जो व्यक्ति है, जो भी आरोपी अगर दोषी करार दिया जाएगा तो फिर सजा के लेवल पर फैसला होगा। और ये पूरी जो प्रक्रिया है इसे पूरा होने में तकरीबन 2.5 से 3 घंटे का वक्त लग सकता है। तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि दोपहर 3 बजे के करीब ही ये साफ हो पाएगा कि कौन कौन से जो आरोपी हैं वो दोषी करार दिए गए हैं, ये पहले पता चल जाएगा। लेकिन किस दोषी व्यक्ति को कितनी सजा दी गई है ये दोपहर 3 बजे के आसपास साफ हो पाएगा। लेकिन अतीक अहमद और अशरफ को आपको बता दें कि अतीक अहमद के खिलाफ कुल 101 मुकदमे दर्ज हैं, जबकि उसके भाई अशरफ के खिलाफ 52 मुकदमे दर्ज हैं। दोनों भाइयों के खिलाफ 150 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन आज तक उनको किसी भी मामले में सजा नहीं हो पाई है। तो अगर आज उन्हें दोषी करार दिया जाता है, उन्हें सजा सुनाई जाती है, तो ये पहला मौका होगा जब दोनों भाइयों में से या अतीक अहमद के परिवार से किसी को सजा सुनाई जाएगी। तो सबकी निगाहें कोर्ट पर टिकी हुई हैं और दोपहर 12:30 बजे के करीब जो है वो फैसला सुनाया जाएगा। और उससे पहले जो है जो आरोपी हैं, चाहे वो अतीक अहमद हो, चाहे अशरफ हो, और चाहे चित्रकूट जेल से लाया गया फरहान हो, इन तीनों को सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच कोर्ट लाया जाएगा। कोर्ट में उनकी पेशी होगी, तमाम प्रक्रियाएं होती हैं, उन प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा। और उसके बाद ही ये साफ हो पाएगा कि अतीक और अशरफ के जो गुनाहों की दुनिया थी उस पर किस तरीके से अब ब्रेक लगना शुरू हुआ है, किस तरीके से मजबूती के साथ पैरवी की गई थी। 17 साल तक ये पूरा मामला चला था और 17 साल के बाद अब फैसले की घड़ी आई हुई है और आज फैसला आना है। अब से कुछ देर के बाद फैसला आना है। बिल्कुल मोइन, और उसी फैसले का इंतजार है जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं। उमेश पाल के परिवार की मांग ये है कि फांसी से कम कुछ ना हो, और यहाँ पर अशरफ और जो कोशिश ये रहेगी कि मिनिमम सजा के साथ ही आगे बढ़ा जाए। ऐसे में क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस बनते हैं इस पूरे केस को लेकर, मोइन जरा फिर से समझाएं। मिनिमम क्या सजा का प्रावधान है और मैक्सिमम तो आपने बताया ही। देखिए, इसमें आपको बता दें कि जो अपहरण का मामला होता है, अपहरण में भी 2 तरीके की धाराएं लगती हैं। एक होता है आईपीसी की धारा 364 और दूसरी होती है कि 364A। तो अतीक अहमद और अशरफ समेत जो बाकी आरोपी इस केस में हैं उन पर 364A के तहत चार्ज फ्रेम किया गया था। जो 364 होता है उसमें उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है, और जो 364A होता है उसमें सजाए मौत यानी फांसी की सजा तक का प्रावधान होता है। हालांकि डिपेंड ये करता है कि जो आरोपी होते हैं उन्हें किन किन धाराओं में दोषी करार दिया गया है, और जिन धाराओं में दोषी करार दिया गया, अगर 364A में दोषी करार दिया गया है तो उसका रोल कितना पाया गया है कि उसका रोल कितना होता है। तो जो मैक्सिमम यहाँ पर आप देख सकते हैं, बाईं तरफ कहेंगे अपने कैमरा सहयोगी अनुराग से कि वो थोड़ा सा कैमरे को पैन करके दिखाएं। देखिए, बड़ी संख्या में यहाँ पर जो कानून के जानकार हैं, जो वकील हैं, दिन भर इसी तरीके के मुकदमों की पैरवी करते हैं, इस बारे में जानकारी रखते हैं। उनका ये कहना है कि ये जो पूरा मुकदमा है उमेश पाल के अपहरण से जुड़ा हुआ, जिसमें अतीक अहमद और अशरफ आरोपी हैं, उसमें 364A के तहत दोनों भाइयों को दोषी करार दिया जाना लगभग तय है। अब ये अदालत पर निर्भर करता है कि वो 10 साल की कैद देती है या उम्र कैद की सजा सुनाती है, लेकिन फांसी की सजा सुनाए जाने की उम्मीद ना के बराबर है कि सजाए मौत जो है इन्हें नहीं दी जाएगी। इस तरीके के लोग कयास लगा रहे हैं, इस तरीके की उम्मीद लगा रहे हैं। तो मैक्सिमम चांसेस ये है कि या तो 10 साल की सजा दी जाएगी या फिर उम्र कैद की सजा दी जा सकती है। उम्र कैद की सजा दिए जाने की संभावना ज्यादा है। बिल्कुल, उम्र कैद की सजा भी सुनाई जा सकती है। फिलहाल ये सजा सुनाने जाने में वक्त है,
और उससे पहले की चाक चौबंद व्यवस्थाओं पर नजर बनी हुई है। वो पूरा रूट प्रयागराज का जो नैनी सेंट्रल जेल से एमपी एमएलए कोर्ट तक आता है उसे छावनी में तब्दील किया जा रहा है। अच्छा मोइन, कोई इंफॉर्मेशन है कि किस तरीके से ट्रैफिक को मैनेज किया जा रहा है? ट्यूसडे है यानी दफ्तर खुले हैं, तमाम चीजें खुली हैं, किस तरीके से ट्रैफिक डाइवर्ट है अभी से कंट्रोल किया जा रहा है या ठीक 12:30 से पहले जब लाया जाएगा तब कुछ चेंजेस होंगे? देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं कोर्ट कैंपस के बाहर। सबसे पहले हम आपको कोर्ट कैंपस की ये तस्वीर दिखा देते हैं। दो जो नई बिल्डिंग है, नई बिल्डिंग में 2 गेट हैं। हालांकि इंटरनल लिंक भी है, लेकिन वहां से भी आज किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। और ये जो गेट नंबर 1 है, यहीं से जो आरोपी हैं, खासकर जो माफिया अतीक अहमद है, उसका भाई अशरफ है, और जो तीसरा आरोपी फरहान है जिसे चित्रकूट जेल से लाया गया है, इसी गेट से इन्हें अंदर किया जाएगा। वज्र वाहन जो है वो अंदर जाएगा। हमारे ठीक पीछे की तरफ आप देख सकते हैं कि ये कटरा इलाके का जगराम चौराहा है और वहीं पर बैरिकेड कर दिया गया है। यहाँ से हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। और सुबह 8 बजे से ये रास्ता बंद कर दिया गया था। यहाँ पर किसी भी सिविलियंस के किसी भी वाहन को आने जाने की इजाजत नहीं है। तस्वीरें दिखाई दे रही हैं मोइन और जो डिटेल्स आप दे रहे हैं इस पर हम लगातार बने हुए हैं। एबीपी गंगा के दर्शकों के पास हर एक अपडेट बड़े आराम से पहुंचती रहेगी। बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से सिंगला जो कल की रात थी काफ़ी मुश्किलों भरी बीती है अतीक अहमद की, ऐसा बताया जा रहा है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में अतीक अहमद को कारागार में रखा गया था। और अभी हम बात करेंगे जो उत्तर प्रदेश के कारागार मंत्री हैं धर्मवीर प्रजापति जी से कि आगे को लेकर किस तरह की तैयारी है। हमारे साथ में इस समय कारागार मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के धर्मवीर प्रजापति जी। सर, लगातार आप भी अपडेट ले रहे हैं पल पल की, तो क्या सूचना मिली, रात कैसी बीती अतीक अहमद की जेल में? क्या बताया अधिकारियों ने आपको? एहसास हुआ है कि जेल है और पिछला 5 साल का कार्यकाल माननीय मुख्यमंत्री का देखें, ये 1 साल का कार्यकाल देखें तो माफियाओं को कानून व्यवस्था और सरकार का भय दिमाग में है। और जेल में भी जाने के बाद एहसास हुआ है कि जेल होती है। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि साबरमती में थे अभी तक, वहाँ से अपना नेटवर्क चला रहे थे। प्रयागराज में तो कभी उनकी समानांतर एक सरकार चला करती थी। सोचिए यहाँ कितना उनका प्रभाव होगा। तो एक चुनौती आपके लिए नहीं है जेल में उनको रखना? निश्चित रूप से हम चुनौतियों को स्वीकार करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने चुनौतियों को स्वीकार किया है, हम लोग भी चुनौतियों को स्वीकार करते हैं। तो तैयारी क्या है जेल? बिल्कुल पूरी तैयारी है। 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है और जो भी स्टाफ रहेगा वह बॉडी वन कैमरे के तहत काम करेगा। और हम लोग यहाँ मुख्यालय से हमने जोड़ा है, 24 घंटे मुख्यालय से निगरानी है। जिला जेल से मुख्यालय वहाँ नैनी में 24 घंटे निगरानी है। हम लोग निरंतर संपर्क में हैं। मेरी कल से लगातार बात संपर्क में मैं स्वयं हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने वहाँ के अधीक्षक से बात की है, तो हम लोग निरंतर संपर्क में हैं। सर, अगर मान लीजिए कोर्ट का जो फैसला आता है, जैसा माना जा रहा है कि आगे सज़ा हो सकती है, तो जाहिर सी बात है यहाँ की जेल में अगर रखना पड़ता है तो कितना तैयार हैं आप लोग? निश्चित रूप से हम लोगों ने पहले से ही तैयार कर रखे हैं। हमारे पास 22-23 जेलें हैं जहाँ हाई सिक्योरिटी की बैरकें हैं, जहां निर्णय कोर्ट का जो भी निर्णय आएगा उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे। हाई सिक्योरिटी अगर सहमत नहीं होते तो सीधा रुख करते हैं मोहम्मद मोइन हमारे से। सहमत नहीं होते हैं तो निश्चित रूप से पुनर्वाद प्रस्तुत किया जाएगा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष। इसकी तैयारी कर ली है? आदेश आ सकता है ये बताना एकदम से असंभव है। तो क्या अगली रणनीति क्या होगी यहाँ से आज के बाद? निर्णय के बाद रणनीति तय होगी। मतलब आप लोगों ने ये तैयारी कर ली है कि अगर फैसला पक्ष में नहीं आता तो इसे ऊपर की अदालत में चुनौती देंगे? मैंने बताया ना कि ये अपील का अधिकार है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि ये अतीक अहमद के वकील दयाशंकर मिश्र हैं, जो कि साफ तौर पर ये जानकारी दे रहे हैं कि अगर फैसला उनके हक में नहीं आता है तो इस फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी जाएगी और उसे लेकर तैयारियां भी की जा चुकी हैं। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। तो सीधे हम रुक करेंगे। हमारे सहयोगी मोइन ने बात की है जो वकील है अतीक के। अच्छा, ये बताइए मोइन, आज अगर मान लीजिए एज्यूम कर रहे हैं सजा सुनाई जाती है और ऐसे में अपील किया जाता है, तो उस बीच की कानूनी प्रक्रिया क्या होगी? किस तरीके से स्टे लगेगा? क्या पेचीदगी रहेगी? देखिए, आपको बता दें कि इस केस में माफिया अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ आरोपी है। और अतीक अहमद और अशरफ के जो वकील हैं, सीनियर एडवोकेट है इलाहाबाद हाई कोर्ट के दयाशंकर मिश्र, वो अब जो है कोर्ट कैंपस में दाखिल हुए हैं। कारागार मंत्री के साथ मौजूद है हमारे सहयोगी और उनसे बातचीत चल रही थी। अपराध से मुक्त बनाने का काम भी हम लोगों का है और वो हम लोग उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, उनकी टीम पूरी काम कर रही है।
बिल्कुल श्वेता, देखिए एक सवाल है, क्योंकि बीच में हमारे सहयोगी मोइन भी बात कर रहे थे, तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात अभी यहाँ पर कारागार मंत्री ने कही, एक बार फिर हम उसको रिपीट भी करवाएंगे। मंत्री जी, अभी आप हाई सिक्योरिटी जो बैरक है उनके बारे में बता रहे थे, एक बार हम चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए आप फिर से बताएं किस तरह की हाई सिक्योरिटी बैरक में व्यवस्था रहेगी। आप देखिए, हाई सिक्योरिटी बैरक में 24 घंटे लॉकर में व्यवस्था रहती है और दो लॉकर रहते हैं, फिर एक बाहर का लॉकर रहता है और 24 घंटे लॉकर की व्यवस्था में रहते हैं। व्यक्ति आधे घंटे के लिए व्यक्ति को भोजन व्यवस्था के लिए वहाँ खोला जाता है, मात्र आधे घंटे के लिए, और वो भी एक एक करके। एक साथ वहाँ 4 बंदी हैं, 4 लॉकर हैं, 4 बंदी हैं, तो चारों को एक साथ नहीं खोला जाता है। जैसा अपराधी है उसी के अनुसार हम लोग उसकी व्यवस्था करते हैं और हमारे नियम के अनुसार हमारे अधीक्षक को शैलेश, इनसे ये पूछिएगा कि निर्देश जिस है, तरीके से अतीक के ऊपर नियम में आरोप लग व्यवस्था रहे हैं कि हमारे साबरमती अधीक्षक जेल की में है बंद होकर के कि वो इतनी बड़ी घटना समय उमेश पाल की की हत्या को अंजाम दिया स्थिति को जाता देखते है, हुए इससे क्या लर्निंग है, मिलाई क्या सीख है? करवाए या मिलाई बंद कर दे, उस हिसाब से हमारे वो व्यवस्था करते हैं जेल अधीक्षक। बिल्कुल मंत्री जी, देखिए एक सवाल है कि जिस तरह से साबरमती जेल में रहकर उसने अपना नेटवर्क चलाया, इतने बड़े घटना को आरोप है अंजाम देने का, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश की बात करें, प्रयागराज की नैनी जेल की बात करें, आपके ऊपर जिम्मेदारी है, किस तरह की आपकी व्यवस्था कि यहाँ से ऐसा ना हो पाए, ये रैकेट ना चल पाए, काकस काम ना करे? निश्चित रूप से पिछली जो कुछ घटना हुई है उससे हमने सबक लिया है और मैं स्वयं 3 दिन पहले बिल्कुल हमारे सहयोगी कारागार मंत्री से बात कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच बदलती तस्वीरों पर एकदम सटीक नजर हमारी बनी हुई है। हर एक हलचल नैनी जेल के बाहर हो या फिर कोर्ट परिसर के भीतर और बाहर की तस्वीरें, इसमें हम हर एक चेंजेस को नोटिस कर रहे हैं। देखिए, एक वैन दिखाई दे रही है, वज्रवाहन दिखाई दे रहा है, इसमें लगातार दिखाई दे रहा है कि सिक्योरिटी को लेकर के अभी भी पोजीशनिंग पे डिप्लॉय हो रहे हैं तमाम जवान, और कुछ ऐसी ही तस्वीरें आ रही हैं। कोर्ट परिसर के बाहर की तस्वीरें लग रही हैं। इसके अलावा नैनी सेंट्रल जेल के बाहर भी हमारे सहयोगी मौजूद हैं, वहां पर भी सिक्योरिटी में कोई भी कमी नहीं, कोई भी चूक नहीं, इसे बार बार चेक किया जा रहा है, क्रॉस चेक किया जा रहा है। इसीलिए यहां पर आला अधिकारियों का आना जाना लगा हुआ है, हलचल लगातार बनी हुई है। पल पल पे नजर रखने के लिए जितने सीनियर्स हैं वो लगे हुए हैं, उस रूट को बार बार चेक किया जा रहा है, क्रॉस चेक किया जा रहा है, जिस रूट से लेकर के जाना है अशरफ अतीक को, और ऐसे में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसीलिए आती हुई हर एक तस्वीर पर हमारी नजर बनी हुई है। तो देख सकते, आपको हम बता सकते हैं कि अब से थोड़ी ही देर बाद ये सारी प्रक्रियाएं शुरू हो जाएंगी, जब अशरफ को, अतीक को नैनी सेंट्रल जेल से लेकर के जाया जाएगा। सर, सीनियर एडवोकेट दयाशंकर मिश्र जी हैं। सर, क्या कुछ आज अदालत में हो सकता है? निर्णय आने पर ही कुछ बताया जा सकता है, निर्णय के पूर्व कुछ नहीं बताया जा सकता है। और सर, क्या आप इस फैसले से अगर सहमत नहीं होते तो कोर्ट में चैलेंज करेंगे? निश्चित रूप से अगर सहमत नहीं होते हैं तो निश्चित रूप से पुनर्वाद प्रस्तुत किया जाएगा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष। इसकी तैयारी कर ली है? आदेश आ सकता है अग्रिम ये बताना एकदम से असंभव है। तो क्या अगली रणनीति क्या होगी यहाँ से आज के बाद? निर्णय के बाद रणनीति तय होगी। मतलब आप लोगों ने ये तैयारी कर ली है कि अगर फैसला पक्ष में नहीं आता तो इसे ऊपर की अदालत में चुनौती देंगे? मैंने बताया ना कि ये अपील का अधिकार है। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये अतीक अहमद के वकील दयाशंकर मिश्र हैं, जो कि साफ तौर पर ये जानकारी दे रहे हैं कि अगर फैसला उनके हक में नहीं आता है तो इस फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी जाएगी और उसे लेकर तैयारियां भी की जा चुकी हैं। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।